नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और इस वक्त मैं मुंबई से सटे अलीबाग के नागांव बीच पर हूं। बड़ा ही खूबसूरत बीच ये है। चूंकि मैं समंदर के किनारे हूं तो ख्याल आया कि इस हफ्ते क्यों ना आपको समंदर से जुड़ा हुआ कोई किस्सा सुनाया जाए। मुंबई पर 2 बार समंदर के रास्ते ही आतंक आ चुका है। 12 मार्च 1993 के मुंबई बम धमाके में जिस IDX का इस्तेमाल किया गया था, वो IDX समंदर के रास्ते ही पाकिस्तान से मुंबई आया था। इसके बाद 26 नवंबर 2008 को जिन 10 आतंकियों ने, जिन 10 पाकिस्तानियों ने मुंबई पर कहर बरपाया था, वे भी समंदर के रास्ते ही आए थे। उन 10 में से एक आतंकी, 9 को तो सुरक्षा बलों ने मार दिया था, लेकिन एक आतंकी अजमल कसाब को मुंबई पुलिस जिंदा पकड़ने में कामयाब हो सकी थी। वो अजमल कसाब जिंदा कैसे पकड़ा गया, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर गिरगांव चौपाटी के पास ऐसे ही समंदर के किनारे हुए एनकाउंटर के दौरान अगर एक पुलिस अधिकारी ने दूसरे पुलिस अधिकारी को गाली ना दी होती तो शायद अजमल कसाब भी गोली से मार दिया जाता और हमें पाकिस्तान की भूमिका इस पूरी साजिश में ना पता चल पाती। 26 नवंबर की रात करीब 9 बजे पाकिस्तान से निकले 10 आतंकी दक्षिण मुंबई के बधवार पार्क एक जेमिनी बोट में पहुंचे थे और वहां पहुंचकर ये तमाम आतंकी 2-2 के ग्रुप में अलग अलग बट गए। एक ग्रुप था अजमल कसाब और इस्माइल का, बाकी के जो ग्रुप थे कुछ ताज होटल गए, कुछ लियोपोल्ड कैफे गए, कुछ ओबराय होटल गए और 2 आतंकी नरीमन हाउस जो कि ज्यूइश सेंटर है वहां पर पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने खून खराबे को अंजाम देना शुरू कर दिया था। लेकिन अजमल कसाब और इस्माइल पहुंचे थे CST रेलवे स्टेशन और वहां पर सबसे पहले उन्होंने CST रेलवे स्टेशन पर खून खराबा किया और उसके बाद सड़क पार करके जहां कामा अस्पताल है, कामा अस्पताल की लेन में घुसे और कामा अस्पताल में उन्होंने फायरिंग की। फिर उनका एनकाउंटर हुआ मुंबई पुलिस के 3 जांबाज अफसरों के साथ में। ATS चीफ थे हेमंत करकरे और अशोक कामटे जो एडिशनल कमिश्नर थे और विजय सालस्कर जो कि इंस्पेक्टर थे। जो भिड़ंत हुई वहां पर उस एम्बुश करके इन तीनों लोगों को दोनों आतंकियों ने, कसाब ने और इस्माइल ने मार दिया और जिस कॉलिस गाड़ी में वे सवार थे उस कॉलिस गाड़ी को कैप्चर कर लिया और वहां से निकलते वक्त मेट्रो सिनेमा के जंक्शन के पास उन्होंने देखा कि काफी भीड़ जुटी हुई है, पुलिस वाले भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो वहां भी कसाब ने फायरिंग की जिसमें कि एक कैमरामैन की उंगली उड़ गई और एक पुलिस कर्मी थे अरुण चित्ते नाम के, उनकी वहीं पर मौत हो गई, उन्हें 3 गोलियां लगी। इसके बाद वहां से सीधे कसाब और इस्माइल ड्राइविंग सीट पर था और कसाब उस कॉलेज में बगल में बैठा हुआ था। ये लोग पहुंचे नरीमन पॉइंट की तरफ विधान भवन के पास। विधान भवन पे जाके इनको पता चलता है कि इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। तो इसके बाद ये उस कॉलेज गाड़ी से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद में एक स्कोडा कार वहां से गुजर रही होती है। उस स्कोडा कार के ओनर को गन पॉइंट पर धमकाते हैं और फिर उस स्कोडा को कैप्चर कर लेते हैं। स्कोडा में भी इस्माइल जो है ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कसाब उसकी बगल वाली सीट पर बैठता है और ये लोग मरीन ड्राइव से होते हुए राजभवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन गिरगांव चौपाटी पर कुछ ऐसा होता है जो कि सबको चौंका देता है। दरअसल होता यह है कि जब उस पुलिस की कॉलिस कार को ये लोग कैप्चर करते हैं इस्माइल और अजमल कसाब, तो उसके बाद कंट्रोल रूम से मुंबई के सारे पुलिस थानों को अलर्ट भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि आप अपने अपने इलाकों में नाकेबंदी कीजिए। तो ऐसी ही एक नाकेबंदी मरीन ड्राइव के उत्तरी छोर पर की जाती है। दक्षिणी छोर पर नरीमन पॉइंट है और उत्तरी छोर पर गिरगांव चौपाटी है। गिरगांव चौपाटी पर कैफे आइडियल के जंक्शन के पास में DB मार्ग पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी जो है वहां पर नाकेबंदी कर रहे होते हैं। उन्होंने सड़क पर बैरिकेड लगा दिया होता है और उस सड़क पर बाकी सारे वाहनों की आवाजाही को मना कर दिया गया होता है। अब होता यह है कि जब ये नरीमन पॉइंट से मरीन ड्राइव होते हुए गिरगांव चौपाटी की तरफ पहुंचते हैं तो इनको इस्माइल और कसाब को पूरी सड़क खाली नजर आती है। लेकिन इनके पीछे मुंबई पुलिस के एक ASI तुकाराम ओमले लग जाते हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिल से इनका पीछा करते हैं और जब इनकी गाड़ी जो स्कोडा कार है जब ये पहुंचती है कैफे आइडियल के पास में, तो कैफे आइडियल में जब ये देखते हैं कि सामने बैरिकेड लगा हुआ है, रास्ता बंद है, तो इस्माइल क्या करता है, इस्माइल तुरंत उस अपनी गाड़ी का हेडलाइट जो है ऑन कर देता है और जो वाइपर है सामने विंडशील्ड का उसको चालू कर देता है और
सामने जो पुलिसकर्मी होते हैं वो निशाना साधते हैं, उनको बाहर निकलने के लिए कहते हैं, और पीछे से तुकाराम ओमले जो अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे होते हैं वो तुरंत कार के बगल में पहुंचते हैं और बाईं तरफ, चूंकि ड्राइविंग सीट के बगल में कसाब बैठा होता है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कसाब को। लेकिन कसाब के हाथ में AK-47 राइफल होती है और वो उसका ट्रिगर दबा देता है और तुकाराम ओमले को एक के बाद एक कई गोलियां लग जाती हैं। तुकाराम ओमले वहीं पर शहीद हो जाते हैं। इसके बाद गुस्से में भड़के तमाम पुलिस वाले वो टूट पड़ते हैं इनके ऊपर। वहां पर हेमंत बावधनकर नाम के एक इंस्पेक्टर होते हैं। हेमंत बावधनकर क्या करते हैं कि अपने रिवॉल्वर से तुरंत जो ड्राइविंग सीट पर इस्माइल बैठा होता है उसको गोली मारते हैं। वो गोली सीधे उसके आंख के पास जाके लगती है, माथे के पास, माथे और आंख के बीच में इस जगह पर जाके वो गोली लगती है। इस्माइल वहीं ढेर हो जाता है। ये बड़ी कामयाबी होती है क्योंकि इस्माइल ही 10 लोगों का ये जो पूरा ग्रुप था उसका लीडर ये इस्माइल ही था। अब हेमंत बावधनकर इस्माइल को गोली मारते हैं और उसके बगल में बैठे कसाब की तरफ वो अपना रिवॉल्वर घुमाते हैं। लेकिन होता यह है कि इसी बीच संजय गोविलकर नाम के एक दूसरे पुलिस अधिकारी, जिन्हें कि जब तुकाराम ओमले को गोली मार रहा था कसाब, तो एक गोली का छर्रा जो है उनके यहाँ कमर से रगड़ कर जाता है, कमर से घिस कर जाता है और वो घायल होकर गिर पड़ते हैं। लेकिन उनके ध्यान में आता है कि इस्माइल के बाद अगर हेमंत बावधनकर अजमल कसाब को भी गोली मार देंगे तो फिर कोई सबूत नहीं रह जाएगा मुंबई पुलिस के पास कि आखिर ये हमला किसने अंजाम दिया, ये साजिश किसने रची। तो घायल हालत में ही वो गाली देते हैं जोर से हेमंत बावधनकर को और मराठी में बोलते हैं, ए बावध्या त्याला मारू नकोस, तो एविडेंस आहे त्याला जिवंत पकड़ूया, यानी कि ए बावध्या उसको मारो मत, उसको जिंदा पकड़ो, वो सबूत है। और एक गाली देते हैं और ये गाली कोई दुर्भावना वाली गाली नहीं होती है। आमतौर पर जो सहकर्मी है मजाक मस्ती में एक दूसरे को जिस तरह की गाली देते हैं आम बोलचाल में, उस तरह की ये गाली होती है। तो हेमंत बावधनकर भी तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वो ट्रिगर उनका दबने ही वाला होता है अजमल कसाब की तरफ, लेकिन वो सावधान हो जाते हैं और उसके बाद में कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है। लाठी डंडों से कसाब की खूब पिटाई की जाती है और उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो इस तरह से मुंबई पुलिस की सूझबूझ और बहादुरी से अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है, जिंदा दबोच लिया जाता है। जो बाकी के उसके 9 आतंकी होते हैं वो अलग अलग ऑपरेशंस में, क्योंकि ये कुल 59 घंटों तक पूरा ऑपरेशन चलता है। ताज होटल में जो आखिरी आतंकी मारा जाता है वो 26, 27, 28, 29 नवंबर की सुबह मारा जाता है, तब ये जाकर ऑपरेशन खत्म होता है। और अजमल कसाब एक तरह से इंफॉर्मेशन का गोल्ड माइन होता है मुंबई पुलिस के लिए, जांच एजेंसियों के लिए, क्योंकि जब कसाब से पूछताछ की जाती है तब पूरी साजिश का पता चलता है कि किस तरह से इन 10 युवाओं को चुना गया था भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, मुंबई तक पहुंचने के लिए। कैसे कराची के पास किसी उपनगर में इनको ट्रेनिंग कैंप में ले जाया गया था, वहां पर इनकी ट्रेनिंग दी गई थी और वहां कैसे समंदर के रास्ते ये भारतीय समुद्री सीमा तक पहुंचे थे। भारतीय समुद्री सीमा पर पहुंचकर इन्होंने कुबेर नाम के गुजरात के एक फिशिंग बोट को, फिशिंग ट्रॉलर को इन्होंने हाईजैक कर लिया था और उसमें सवार सभी मछुआरों को मार दिया था और फिर मुंबई तक कैसे एक जेमिनी बोट के जरिए पहुंचे थे। ये पूरी साजिश यहाँ पर खुलासा होता है। इससे ये भी पता चलता है कसाब से पूछताछ में कि आखिर किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें क्या करने के लिए कहा गया था, कौन से हैंडलर थे। कई सारी जानकारी जो है अजमल कसाब के जरिए भारतीय जांच एजेंसियों को हासिल होती है। तो ये किस्सा था कि कैसे अजमल कसाब पकड़ा जाता है जब एक पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी को इंपल्स में आकर गाली देता है और फिर मुंबई पुलिस के लिए इंफॉर्मेशन गोल्ड माइन साबित होता है। इस जैसे अपराध से जुड़े और किस्सों को सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे इस चैनल के साथ में, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।